जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के इस चैनल पर। साथियों, अभी आप लोगों को नोटिस दे दिया गया था 2 दिन पहले कि हम लोग का जो क्लास है अभी 2 दिन के लिए बंद हुआ था। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जहां से हम लोग का क्लास बंद हुआ था वहीं से हम आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर से। तो हम लोगों ने पहले छठ पर्व से पहले 15 सेट्स को पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर वॉच करें। वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों के लिए बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए बहुत सारे ऐसे क्लासेस कराए गए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अभी के क्लास में हम लोग देखते हैं 60 नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस सेट्स में दिए गए हैं। यह है रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, देख लीजिए, यही वो बुक है, वॉल्यूम 1 है। 24 सेट टोटल दिए गए हैं। आज के क्लास में हम लोग 60 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो आइए देखिए हम लोग का 60 नंबर प्रैक्टिस सेट का टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो भारतीय संविधान के 243 त से 243 य तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 243 त से 243 य तक है। और इसके साथ साथ आप लोग और एक बात याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 11A कौन सा, तो भाग 11A और अनुच्छेद 243 त से 243 य तक जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है कि नायपैडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। तो नायपैडा जो है यह म्यांमार भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है, म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार वर्मा को भारत से अलग किया गया था। वर्मा यानी कि म्यांमार। आप लोग याद रखिएगा कि म्यांमार का पहले का नाम, पुराना नाम क्या है, तो वर्मा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो वर्मा है, इसको याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार वर्मा को भारत से अलग किया गया था। और म्यांमार को स्वर्ण पैगोड का देश भी कहते हैं। म्यांमार को स्वर्ण पैगोड का देश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि वर्मा को कौन से अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया था। वर्मा यानी कि म्यांमार, इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अभी इसीलिए आप लोग को ऊपर बताया सेकंड नंबर क्वेश्चन में, टॉपिक में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणी का सही क्रम बताइए। यानी कि सही क्रम बताना है उत्तर से जो कि दक्षिण की तरफ आएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरमा पहले नंबर पर होगा, काराकोरमा हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आपका लद्दाख हो जाएगा, तीसरे नंबर पर जास्कर होगा, और चौथे नंबर पर आपका पीर पंजाल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, 3 1 2 4, 3 1 2 4। देखिए किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 1 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। किसने तैयार किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग इसको जरूर नोट करते रहिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और एनी बेसेंट जो थी, यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है एनी बेसेंट, इनके बारे में याद रखिएगा कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये जो सरोजिनी नायडू हैं, तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ दे तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय अध्यक्ष पूछ दे, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। और विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये प्रथम महिला हैं जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की थी। विजय लक्ष्मी पंडित ये प्रथम यानी कि पहली ऐसी महिला हैं जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्षता की थी। चलिए सारा ऑप्शन हम लोग का कवर हो गया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाए जाने के कारण ऑरेंज कैप दिया गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा शुभमन गिल। आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने के कारण शुभमन गिल को ऑरेंज कैप दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है। ठीक है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान जो है यह कहां पर है, तो अबदान इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना कहां है, तो अबदान इराक में है, सॉरी ईरान में है, ईरान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। और भारत का अगर पूछते, देखिए ये कहां का पूछ रहा था, ये पूरे विश्व का पूछ रहा था, और अगर भारत का पूछ दे तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का
जामनगर, ठीक है, कहाँ, जामनगर में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का जामनगर में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, याद रखिएगा, मार्क कर लीजिए आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन ये, हमारे संविधान के न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका यानी कि यूएस के संविधान से लिया गया है, और इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है। ये जो इंग्लैंड दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, इससे भी याद रखेगा कि इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है, और कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया, ठीक है। ये जो कनाडा है, इससे याद रखिएगा कि कनाडा से संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से, हम लोग का लास्ट जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भारतीय संविधान में लिया गया है। चलिए चारों ऑप्शन कवर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो भारत का जो संविधान है वो आप लोग का 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वह स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। कब, तो सेम डेट रखिएगा, तारीख सेम रहेगा, बस यहाँ पर 1950 हो जाएगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इसको आप लोग बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट रखिएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को जो है आप लोगों का लास्ट बैठक हुआ था। किसका, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा से बहुमत प्राप्त रहता है। याद रखिएगा, जब तक उसे लोकसभा से बहुमत प्राप्त रहता है तब तक भारत में प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। और अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। याद रखिएगा इसको, अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, और प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री यदि लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो मंत्री परिषद से उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री यदि लोकसभा में अपना बहुमत अगर खो देता है, अपना अगर एकता अगर खो देता है, बहुमत खो देता है, तो मंत्री परिषद से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 73वां, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, और पीवी नरसिम्हा राव के प्रयास से 1992 में संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन को मंजूरी मिली थी। इसको याद रखेगा, किनके प्रयास से, तो पीवी नरसिम्हा राव के प्रयास से 1992 में, कब ईयर याद रखिएगा आप लोग, 1992 में संसद द्वारा पारित 73वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी मिली थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो कौन सी रचना जो है महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा द होली फैमिली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है। याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है द होली फैमिली। किसकी पुस्तक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है द होली फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्या कर रहा है बच्चे, देखिए आप लोग, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है। तो श्री मुल्कराज आनंद की जो ये तीनों में से पुस्तकें हैं वो आप लोग का कूली ये है, द बार्बर ट्रेड यूनियन ये भी है, और टू लीव्स एंड ए वर्ड ये भी है। यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है श्री मुल्कराज आनंद की जो है तीनों ये पुस्तकें उन्हीं की लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
एसईजी का पूरा रूप है। तो एसईजी का पूरा रूप क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा एसईजी का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और भारत सरकार के द्वारा एसईजी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ा देना है। याद रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा एसईजी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य ये है एसईजी स्थापित करने का कि निर्यात जो होता है उसको बढ़ा देना है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, SARRC का पूरा रूप है। तो इसका पूरा रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। SAARC का फुल फॉर्म है ये। और SAARC की अगर स्थापना पूछ दे तो इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था। इसको याद रखिएगा। SAARC की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई। और इसका अगर मुख्यालय पूछ दे SAARC का मुख्यालय, तो इसको याद रखिएगा कि इसका जो मुख्यालय है यह काठमांडू में है। कहाँ है? SAARC का यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन करा है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस कलर से दर्शाया जाता है? तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और लाल रंग जो है यह पर्वत पहाड़ हो गया। और इसके साथ साथ याद रखिएगा ब्लू रंग जो है यह नदी या फिर समुद्र को दर्शाया जाता है मानचित्र में। पीले रंग से किसको दर्शाया जाता है? याद रखिए कि पीले रंग से ऊंचा स्थान यानी कि पठार जो होता है उसको दर्शाया जाता है। और हरे रंग से देखिए यहाँ पर हरा रंग नहीं दिया गया है मगर बतला दे रहे हैं, हरे रंग से मैदान को दर्शाया जाता है। खाली जो फील्ड होता है ना उसको दर्शाया जाता है हरे रंग से। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चीन है। आप लोग को पहले बतला चुके हैं, VVI क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि पहले नंबर पर तो चीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पहले नंबर पर चीन हो गया, दूसरे नंबर पर हम लोग का भारत आता है। याद रखिएगा रेशम के उत्पादक में दूसरे नंबर पर हम लोग का भारत आता है। और भारत में 4 किस्मों की रेशम की उत्पत्ति होती है यानी कि उत्पादन होता है। याद रखिएगा भारत में 4 किस्मों की रेशम की उत्पादन होता है। और 4 किस्में जो है उसका आप लोग नाम नोट कर लीजिए, एरी, शहतूत, तसर एवं मूंगा। याद कर रखिएगा कि वो चारों रेशम का नाम क्या है जो कि भारत में मिलता है? तो एरी, शहतूत, तसर एवं मूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो कारगिल युद्ध के समय में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ दे कि कारगिल युद्ध कब हुआ था तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसको याद रखिएगा। कारगिल युद्ध के समय में, कारगिल युद्ध का पहले याद रखिएगा कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उस समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नवाज शरीफ थे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। अभी तक भारत पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो चुके हैं। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1947 से 48 में हुआ था। आप लोग नोट करिए, लिखते रहे हैं। 1947 से 48 में हुआ था प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध 1965 में। कब? प्रथम युद्ध 1947 से 48, द्वितीय युद्ध 1965, तृतीय युद्ध 1971 में जिसमें भारत की जीत हुई थी। याद रखिएगा तृतीय युद्ध 1971 में। और चतुर्थ युद्ध यानी कि चौथा नंबर जो युद्ध हुआ था वह 1999 में हुआ था, जिसे कारगिल युद्ध की संज्ञा दी गई है यानी कि अघोषित युद्ध कहा जाता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बॉल जो शब्द है यह बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा 5 प्लेयर इस साइड तो 5 प्लेयर एक साइड होते हैं। याद रखिएगा कि बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप मैच 1950 में आयोजित हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। प्रथम
प्रथम बास्केटबॉल का जो मैच है ये कब हुआ था? तो प्रथम विश्व कप मैच 1950 में आयोजित हुआ था बास्केटबॉल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई आई हैव ए ड्रीम दिया था? ठीक है, आई हैव ए ड्रीम दिया था, तो उनका नाम जो है, उनका नाम हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई आई हैव ए ड्रीम दिया था। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नस्ल भेदभाव का विरोध किया था। किसका? तो नस्ल भेदभाव का विरोध मार्टिन लूथर किंग ने किया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था, इसको याद रखिएगा। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का गांधी भी कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का गांधी कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो कौन सी आकृति जो है भूमिगत जल से बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट वीडो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्ट वीडो जो है यह आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषण तत्व होते हैं। तो पौधे में मुख्य या फिर प्राथमिक पोषण तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटासा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटासा होता है जो पौधे में मुख्य या फिर प्राथमिक पोषण तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एस्किमो के घर बने होते हैं किसके? तो एस्किमो के घर बने होते हैं किससे बने होते हैं? तो बर्फ के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एस्किमो के जो घर हैं यह बर्फ के बने होते हैं, और जिसे इसको आखिर क्या कहा जाता है? एस्किमो के घर तो बर्फ के बने होते हैं, मगर इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम अगर पूछ दे तो नाम याद रखेगा कि इसे इग्लू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसे इग्लू कहते हैं। एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं और इसे इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? आप सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता थी। और 1911 में जॉर्ज पंचम के समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? तो जो कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित करने का राजधानी लिया गया था 1912 में इसे लागू किया गया था, याद रखिएगा। कब लागू किया गया था? तो 1912 में इसको लागू किया गया था। और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन लॉर्ड हंटिंग टू के कार्यकाल में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन जो है लॉर्ड हार्डिंग टू के कार्यकाल में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्लो इंडियन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग इससे इंपॉर्टेंट जुड़े हुए तथ्य याद रखिएगा कि अनुच्छेद 331 के आधार पर, कौन से? तो अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को नामित कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का जो संबंध है यह परिवार कल्याण से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर रेड क्रॉस जो दिया गया है, रेड क्रॉस का जो संबंध है इसको याद रखिएगा कि डॉक्टरी सहायता या फिर अस्पतालों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कंटूर रेखा दर्शाती है? तो कंटूर रेखा जो है यह दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले तो आप लोग नोट करिए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरी हुई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, और कर्क रेखा जो है लगभग भारत के बीच से गुजरता है, इसको याद रखिएगा। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, और कर्क रेखा जो 8 राज्य से होकर के गुजरती है, आप लोग उसका नाम अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है, आप लोग उसका नाम नोट करिए। कौन कौन से 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। चलिए फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा एवं मिजोरम। 8 हो गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ए लाइफ पुस्तक के रचयिता तस्लीमा नसरीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ए लाइफ पुस्तक का रचयिता कौन है? तस्लीमा नसरीन है। और तस्लीमा नसरीन जो है, इनके द्वारा अन्य और भी कुछ पुस्तक लिखे गए हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। लज्जा या फिर फ्रेंच लवर या बेशर्म, ये जो है तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी जो है यह दक्षिण भारत में बहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है और कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से गिर जाती है। याद रखिएगा, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन गुजरात राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। किसके? तो गुजरात राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है यह पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के गुजरात के बाद पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा सबसे ज्यादा सर्वाधिक मैंग्रोव वन, कितना? तो 2114। ठीक है, कितना? 2114 किलोमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि 2114 किलोमीटर स्क्वायर भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। और उसके बाद गुजरात जो है सेकंड नंबर पर हो जाएगा। और गुजरात का अगर पूछ दे तो इसको याद रखिएगा, इसका एरिया 1175 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1175 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। घाना पक्षी अभयारण्य जो है यह अब राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। तो दल विरोधी कानून जो है यह पारित हुआ था, कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। 52वां संशोधन के द्वारा कौन से? याद रखिएगा, अभी जो बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 52वां संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून जो है पारित किया गया था और इसके लिए संविधान में 10 अनुसूची को जोड़ा गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अगर पूछते कौन थे, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन जो है यह किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर आंध्र प्रदेश का अगर पूछ दे, याद रखिएगा, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य लोक नृत्य क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और असम का बिहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो कौन सा है ऐसा जगह जो कि दो राज्यों की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा दोनों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है यह राजदूत सेल्यूकस का था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। कहाँ रहता था? तो सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, VBI है। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है 7500 किलोमीटर, यानी कि 7500 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट अगर पूछ दे, देखिए यहाँ पर लगभग हम बतला रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर ले। हाँ चलिए,
कह रहा है भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है, तो 7500 यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो करीब में है इसीलिए बतला रहे 7500 किलोमीटर होगा। और अगर एग्जैक्ट पूछते तो भारत की कुल समुद्री सीमा आप लोग याद रखिएगा कि 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है तो 7516.6 किलोमीटर है। और भारत के मुख्य भूमि के तट की जो लंबाई है, भारत के मुख्य भूमि की तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर है। जबकि संपूर्ण भारतीय भूमि द्वीपों के सहित अगर पूछ दे, देखिए ये कह रहा था मुख्य भूमि के तट के साथ लंबाई, तो मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी होगी 6100, अगर द्वीपों को जोड़ करके अगर पूछ दे तो इसको बतलाइएगा 7500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो सिद्धांत था। और महावीर के बचपन का नाम अगर पूछ दे तो वर्धमान था, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो महावीर है इनके बचपन का नाम कभी कभी पूछता है एग्जाम में, अगर इनके बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, आप लोग को हम कराए हुए क्वेश्चन है, वीवीआई है, याद रखिएगा। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं तो हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युगल गलत है, कौन सा युगम जो है यह गलत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस, ये जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। देखिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ना कि प्राकृतिक दिवस। ठीक है, प्राकृतिक दिवस जो है यह विश्व प्राकृतिक दिवस ये कब आखिर मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब 7 अप्रैल को जो है विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है तो क्या कहा जाता है इसको, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं तो क्रोड कहा जाता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो याद रखिएगा 3:7 होगा। ठीक है, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है तो 3:7 है। और पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन जो है यह किसे कहा जाता है तो मैडम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है तो मैडम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 44 नंबर क्वेश्चन क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, तो क्षोभ मंडल की जो सघनता है यह शीत ऋतु में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है। और शीत ऋतु में नमी अधिक होने के कारण जलवायु अधिक सघन हो जाती है। याद रखिएगा शीत ऋतु में नमी अधिक होने के कारण जलवायु जो है अधिक सघन हो जाती है, जिसके कारण क्षोभ मंडल की जो सघनता है वह बढ़ जाती है। और क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचले वाली परत है। क्षोभ मंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे निचले वाली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है साइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। साइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस रचना का पात्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रकाशन जो है 1596 से 97 में हुआ था। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रकाशन कब हुआ था तो 1596 से 1597 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। मई 2023 में 57वां यानी कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है तो दामोदर मुझो को मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और 32वां बिहार पुरस्कार अगर पूछ दे, याद रखिएगा 32वां बिहार पुरस्कार अगर पूछ दे 2022 का
तो डॉक्टर माधव हड्डा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन शुरू किया है। और इंडियन मार्केट में भारत की पहली हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई को नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडियन मार्केट में भारत की पहली हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई को नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन अगर पूछ दे तो इसको याद रखिएगा, एशिया में सबसे पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को चीन में शुरू किया गया है। कहां पर? तो चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फोबोस जो है यह मंगल ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है। और मंगल ग्रह के दो चंद्रमा फोबोस और डिमोस है, ठीक है। फोबोस और डिमोस जो है यह मंगल ग्रह के दो चंद्रमा है, ठीक है। मंगल ग्रह के दो चंद्रमा फोबोस और डिमोस। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी का निकटतम तारा बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा, पृथ्वी का निकटतम तारा अगर पूछ दे तो सूर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपोसेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत का पहला ध्रुवीय मिशन जो है इसरो के द्वारा जो रखा गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्सपोसेट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अंचित, ठीक है, श्री शरद कमल अचंत जो है किस खेल से संबंधित है? तो श्री कमल अचंत जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद जो है यह खेल रत्न से सम्मानित श्री शरद कमल अचंत टेबल टेनिस खेल से हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और एक और टॉपिक याद रखिएगा, अच्छा टॉपिक है, एक बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो जीतते हैं, जो मतलब जिनको पुरस्कार दिया जाता है, उनको आखिर कितने रकम दिए जाते हैं, ये पूछता है, ठीक है। कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है पुरस्कार राशि कितना दिया जाता है? तो 25 लाख दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो राशि दिया जाता है उसको 15 लाख रुपए प्राप्त दिया जाता है, पुरस्कार के रूप में दिया जाता है 15 लाख रुपए। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो 25 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर को प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर अपघटक को प्राप्त होता है। किसको? अपघटक को प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन का रहा है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य है यह दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन गैस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है यह नियोन गैस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है CO2 पर पड़ता है, याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो CO2 पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वह लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में O2 की पूर्ति जो है यानी कि ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कोशिकाओं से यानी कि आरबीसी के माध्यम से होता है। और आरबीसी का जो आरबीसी का जो जीवन काल है यह 100 से 120 दिनों तक होता है। कितने समय तक? तो 100 से 120 दिनों तक आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन कि सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम आप लोग का हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है
उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है ना, तो इसका रासायनिक नाम होना चाहिए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, हाँ पोटेशियम नाइट्रेट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 जो प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है जिसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, यानी कि KNO3। क्या है इसका रासायनिक नाम, याद रखिएगा KNO3 हो जाएगा, ठीक है। और बारूद बारूद जो है सल्फर प्लस चारकोल प्लस नाइटर का बना मिश्र धातु है। याद रखिएगा बारूद जो होता है यह सल्फर प्लस चारकोल प्लस नाइटर का बना एक मिश्र धातु होता है। और RDX का आप लोग नाम सुने होंगे। RDX का अगर फुल फॉर्म पूछते तो क्या होगा, तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होगा। RDX का फुल फॉर्म क्या होगा, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वह -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए अगर आप लोग को इसको सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करेगा 1/f = 1/v-1/u पर ये जो है मेथड सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव है। क्या है, तो जल का पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है, तो जल का पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन का रहा है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है, तो किसको होती है, तो शराब से अत्यधिक उपभोग से जो क्षति होती है यह कृत की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शराब के अत्यधिक सेवन से मानव का जो यकृत है यानी कि लीवर सबसे अधिक प्रभावित होता है। और शराब में अत्यधिक मात्रा जो है इथाइल एल्कोहल का होता है। किसका, शराब में अत्यधिक मात्रा जो है इथाइल एल्कोहल का होता है। और धूम्रपान के अत्यधिक सेवन से अगर पूछते हैं तो धूम्रपान के अत्यधिक सेवन से श्वसन तंत्र और फेफड़ा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों पर धूम्रपान से ज्यादा प्रभाव पड़ता है और शराब से यकृत यानी कि लीवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सैलो तथा खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो सैलो तथा खनिज में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या जो है 6 होती है। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है और यह पी ब्लॉक का तत्व होता है। कार्बन जो है पी ब्लॉक का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया उदाहरण है, तो ये जो अभिक्रिया है यह किसकी उदाहरण है, तो रेडॉक्स की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षय क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला, ठीक है, बनने वाला सफेद अवक्षय जो है बेरियम सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। ठीक है, क्या है, पोलोनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है और पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं और पोलोनियम जो है यह मानव निर्मित प्रथम तत्व है। मानव के द्वारा पहला तत्व बनाने वाला कौन सा है, तो पोलोनियम है। पोलोनियम मानव निर्मित प्रथम तत्व है और पोलोनियम यानी कि पीओ का परमाणु संख्या अगर पूछते तो पोलोनियम का परमाणु संख्या 84 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, यदि
अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े में कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक यानी कि जेडेन के टुकड़े से कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस जो है यह मुक्त होती है या फिर निकलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड इनवर्स है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए 10 सेकंड लेगी। हाँ 10 सेकंड लेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगों की गति अगर इतना है तो ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो 10 सेकंड लेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि तरंगे जो है यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस बनती है, तो मीथेन गैस जो है यह बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और मीथेन यानी कि CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। करें 68 नंबर क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो हीरा और ग्रेफाइट में जो मुख्य अंतर है वह चतुष्फलकीय संरचना एवं षटकोणीय संरचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। तो शुष्क सेल में जिंक की सतह पर ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में जिंक यानी कि जेडन की सतह जो है ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है। शुष्क सेल जो है एक विद्युत रासायनिक सेल है और शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। शुष्क सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन जो है कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? तो मानव में जो है जो सबसे ज्यादा रक्त पाया जाता है वह बी पॉजिटिव पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव में रक्त का ग्रुप होता है बी पॉजिटिव वाले व्यक्तियों की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलन आहार देने चाहिए? तो कितने संतुलन आहार देना चाहिए? तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किशोरों को प्रतिदिन 3 औसत मात्रा वाले संतुलन आहार देने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और इन सभी के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेट्रो रसायन का जो है इन सभी का निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोप्स, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्पेजिल्स इत्यादि का प्रजनन किस इस प्रकार होता है? तो किसके प्रकार होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजाणु का प्रकार होता है। प्रजनन जो है बीजाणु के से होता है। इन सभी का जो प्रजनन है कुछ बहुकोषीय सजीव में जो है राइजोप्स, मशरूम, इन सभी का जो है प्रजनन किससे होता है? तो बीजाणु से होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो मशरूम दिया गया है ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मशरूम में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोस्मेटा जबड़े जो है रहित डैश होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइक्लेस्मेटा जो है जबड़े ये रहित कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेटा होते हैं। ठीक है, कशेरुकी यानी कि
वर्टिब्रेटा होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऊपर कर देते हैं, देख लीजिए क्या कह रहा था, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं, डैश के रहित होते हैं, तो कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यही था हम लोग का आज का टेस्ट सीरीज नंबर 16। आज से हम लोग का क्लास फिर से पहले की तरह होगा, जैसे पहले की तरह लिया जाता था। प्रतिदिन 3 से 4 क्लासेस अपलोड कराए जाएंगे, जो कि बिहार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बिहार बीएससीसी, बिहार दरोगा, एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चंस, और तुरंत देखिए 1-2 दिन के अंदर में ही, या फिर कोशिश करते हैं कल से ही आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दे डेली करंट अफेयर का भी क्लासेस सुबह में हो सके तो स्टार्ट कर देंगे। सुबह में 6 बजे उसका क्लासेस का टाइम रहेगा। तो चलिए, अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है, क्लास अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए साथियों। आप लोग के साथ साथ हम भी आप लोगों के साथ साथ ही हैं। इतना याद रखिए कि आप लोग पर ही हम भी डिपेंड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।